नमस्कार। इस बार का संडे सत्संग केरला से। अगर आपको हवा में नारियल की गंध आ रही हो, सुंदर सी महक नारियल के तेल की, बीच-बीच में मछली की मुश्क आती हो, मुझे मुश्क किसी के लिए सुंदर खुशबू भी होगी, आती हो, और अगर आपको लगता हो कि हर जगह हर चीज़ हरी क्यों है, सीमेंट का फर्श भी हरा क्यों है, जैसे ऊपर वाले ने हर जगह पे हरियाली को बिछा दिया। देखिए आप ये थोड़ा-सा नज़ारा, कोई विशेष नहीं है, केरला का कोई भी बिंदु हो सकता है। इस वक़्त यहाँ हम एक कॉलेज के प्रांगण में बैठे हैं। ये मत सोचिएगा कि कॉलेज में खास तौर पे इन गार्डन हर हरियाली, जैसा मैंने कहा, ये जो सीमेंट का फ्लोर है, दोबारा दिखाइए, ये कोई घास नहीं है, सीमेंट है ये। इसके ऊपर भी हरियाली। ऊपर वाले ने, सचमुच कहूँ मुझे, हरियाणा का हमारा हूँ तो मुझे कई बार ऊपर वाले से शिकायत करने का मन करता है कि अच्छा, इतनी फुर्सत से तुमने इस इलाके को बनाया और हमें कुछ नहीं दिया तुमने। बहुत कुछ है लेकिन, तो आप समझ जाइए आप केरला में हैं। छत के ऊपर अभी भी वो हचपच्ची की जो रूफ होती है पानी से बचने के लिए, वो है। आप दूर तक किलोमीटर से किलोमीटर चले जाइए, आपको कहीं नहीं लगेगा कि दो गांव के बीच में फासला है। हर जगह आपको सड़क पे लगता रहेगा कि ना, एक ही गांव है जो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ एक ही गांव है, उसका नाम है केरला। केरला, ये जो हिंदी वाले होते हैं ना, केरल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मथुर बोल दे मथुरा को, आगरा को आगर बोलना शुरू कर दे, हमें कैसा लगेगा? तो केरला, भाषा है मलयालम। तो कोई कहते हैं ना आप केरल से हैं, केरली हैं क्या? केरली कोई चीज नहीं, मलयालम भाषा है। और मलयालम बोलने वाले मलयाली, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी, मलयाली, केरली कोई नहीं होता है। हम उत्तर भारत के लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो इससे दक्षिण भारत के हमारे साथियों को बहुत टीस पहुंचती है कि क्या यार, तुम हमारी सभ्यता के बारे में कुछ न्यूनतम चीजें नहीं जानते। शानदार प्रदेश है यहाँ का। खाना, और खाना ये मत सोचिए कि इडली डोसा सांबर ये सब हम लोगों का सोच है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब फॉरेनर्स आते हैं ना हमारे पास तो कहते हैं अच्छा, यू ईट समोसा एवरी डे, आप रोज समोसा खाते हैं? नहीं भाई, हम रोज समोसा नहीं खाते, हम रोटी दाल खाते हैं। इसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि दक्षिण भारत के लोग हर वक्त बैठ के आपका मसाला डोसा खाते हैं, नहीं खाते, और इस तरह का मसाला डोसा कोई नहीं खाता है वहाँ। मतलब ये वहाँ का मुख्य खाना, घर में तो कतई नहीं बनते हैं मसाला डोसा। जैसे हमारे घरों में समोसा नहीं बनता, तो उनके घर में मसाला डोसा भी नहीं बनता। आपको लगा होगा कि कैसे फुर्सत में गपशप की जा रही है। वाकई फुर्सत का वक्त है, यात्रा का सुबह का अंश पूरा हो गया है। हम त्रिवेंद्रम शहर से निकले हैं और दोपहर का 3-4 घंटे का विश्राम होता है। यहाँ एक कॉलेज के प्रांगण में बैठे हुए बात कर रहे हैं। एक किस्सा और फिर उसके बाद असली सवाल। सवाल जो आज मैं पूछूंगा वो ये कि सब लोग मुझसे पूछते हैं, 4 दिन में क्या सीखा, क्या देखा? दिल्ली से फोन आते हैं दोस्तों के, बॉस क्या चल रहा है यात्रा में, कैसा रेस्पॉन्स है, क्या लग रहा है अचीव करेगी अपना पर्पस? अरे सर, 4 दिन में क्या बताएं? 150 दिन की यात्रा का आप सारा कुछ 4.5 दिन में जान लेना चाहते हैं? इसकी कोई जादुई विद्या है तो कम से कम मेरे पास तो नहीं। मेरे को तो इस 4 दिन में सिर्फ 2.5 लेसन मिले, वो मैं आपके साथ बताऊंगा। लेकिन बात चूंकि खाने की हो रही थी तो मुझे एक किस्सा याद आया, केरला का नहीं पर लगभग केरला से जुड़ा है, क्योंकि मंगलुरु, पहली बार जब मैं दक्षिण भारत में थोड़ा सा समय के लिए आया, वो था आज से 25 नहीं 35 साल पहले, माफ कीजिए, बुढ़ापे में देखिए याद भी, साल भी याद नहीं रहते। सन 1987 में पहली बार मैं, उन दिनों पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ाता था, और एक सेमिनार था राम मनोहर लोहिया पे मंगलुरु में। आ गए साहब, 60 घंटे की यात्रा थी। अंबाला से गाड़ी में बैठे, केरला मंगला एक्सप्रेस होती थी गाड़ी का नाम। तो वो पता नहीं उन दिनों रेल बॉम्बे कोंकण रेलवे का रास्ता नहीं था।
तो इसलिए घुमाते घुमाते वो रेल हमें पूरे रास्ते लेके आई। पहले नागपुर, नागपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से लगभग चेन्नई, काठपटी, और फिर वहां से केरला में पालाकाड के जरिए घुसी, और फिर उसके बाद ऊपर लगभग जे की शक्ल में नीचे से उतरते हुए फिर ऊपर चढ़ते हुए मैंगलोर हम 60 घंटे में पहुंचे। बड़ा अच्छा लगा साहब, देश के एक नए इलाके में आए। फिर पहले दिन मिला दाल और सांबर, सांबर और चावल खाया हमने। शाम को फिर चावल और सांबर, मुझे लगा सांबर, उन्होंने अपनी तरफ से अलग ही कोई चीज खिलाई होगी, मुझे लगा फिर सांबर। चलिए साहब, हमने कहा नहीं नहीं, नई जगह आए हैं, कुछ करना चाहिए। अगले दिन दोपहर को फिर सांबर और चावल। तो साहब हमने कहा थोड़ा राष्ट्रीय एकता के नाम पे हमने वो भी खा लिया। तो शाम तक आते आते, दूसरे दिन शाम तक आते आते मेरा धीरज टूट गया, और मैंने कहा भैया कहीं पे रोटी मिलती है क्या यहाँ? और फिर जाके रेलवे स्टेशन पे ढूंढ ढांड के कोई पंजाबी ढाबा निकाला, और वहां जाके तंदूरी रोटी खाई। खा तो लिया, लेकिन मुझे बड़ी शर्म कि तुम कहते हो कि तुम इस देश के हो, तुम अपने आप को राष्ट्रीय एकता और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें कहते हो, चावल नहीं खा सकते तुम? तो बात चुभ गई मेरे अंदर, अपने मन में, किसी ने कहा नहीं, मेरे अपने मंदिर ही थी। फिर वापस आके चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में उन दिनों पढ़ाता था मैं। वापस आके 15 दिन मैंने सिर्फ चावल खाया, कुछ नहीं खाया। वो दिन है और आज का दिन है, क्योर हो गया। जिस इलाके में होता हूँ वही खाता हूँ। एक सावधानी रखता हूँ, केरला आके रोटी कभी नहीं खाता। केरला में है चावल, तमिलनाडु में है चावल खाइए, जिस जो जो चीज अच्छी बनाता है वो खाइए। खैर, किस्सा को ही छोड़िए। असली सवाल, 4 दिन में क्या सीखा? वैसे 4 दिन का भी मुहावरा हमारे है ना, 4 दिन, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की जिंदगी, ये सब मुहावरे हैं कि 4 दिन मतलब एक छोटा सा क्षण जो आया है, भ्रमित करके निकल जाएगा। तो हो सकता है मैं जो कुछ आपको कह रहा हूँ वो 4 दिन का ही मामला हो सकता है बाद में वो बात सच ना हो। लेकिन 4 दिन में जो देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में वैसे एक कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 9 दिन तक चले, और कितना चले? सिर्फ अढ़ाई कोस। आ, ये बात यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि इस यात्रा की तो रफ्तार बहुत इतनी ज्यादा है कि मैंने इतनी तेज यात्रा कभी पद यात्रा करके नहीं देखी है। जो भी पद यात्राएं मैंने अब तक देखी हैं उनमें हम दिन में 18, 20, कभी कभार 22 किलोमीटर कर लेते थे। दिन में 25 किलोमीटर वाली यात्रा मैं पहली बार कर रहा हूँ, और इतना तेजी से चलने वाला, लगभग हाँफते हुए चलने वाला स्टाइल है। लेकिन तो मामला अढ़ाई कोस का नहीं है। लेकिन अढ़ाई संकेत, अढ़ाई संदेश जो मैंने इस यात्रा से सीखे हैं पिछले 4 दिन। पहला, इस यात्रा को जन समर्थन है। यात्रा, मैंने पार्टी को नहीं कहा, मैंने अभी चुनाव की बात नहीं की, हम नहीं जानते। लेकिन इस यात्रा से जहां आप निकलिए पिछले 4 दिन में, शायद ही कोई जगह थी जहां लोग कतार बांध के ना खड़े, जहां लोग स्वागत करने के लिए ना खड़े हों, जहां कोई टाटा बाय बाय ना कर रहा हो, जहां कोई नमस्ते करने के लिए ना हो, बच्चे कुछ यूनिफॉर्म अच्छा अच्छी फैंसी सी ड्रेस पहन के ना खड़े हों, कुछ ना कुछ हर जगह। राजनीति देखते देखते मुझे 35-40 साल हो गए हैं, और ये मत समझिएगा कि लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं तो मैं उसी जन समर्थन मांग लेता हूँ, नहीं। मैं जानता हूँ राजनीति में कैसे भीड़ इकट्ठी की जाती है। राजनीति में भाड़े की भीड़ भी होती है, राजनीति में जुटाई हुई भीड़ भी होती है, राजनीति में तमाशबीनों की भीड़ भी होती है, और राजनीति में आशावान की भीड़। ये चार अलग अलग तरह की। ये पहली दो जो हैं वो राजनीति का पुराना स्टाइल है, 500 रुपए दे के लोगों को लाके खड़ा करना, या किसी ने कोई टिकटार्थी है, लोगों को इकट्ठा करके लाते हैं, चलिए नेता आ रहे हैं उसको देखने हम जा रहे हैं। ये दोनों राजनीति के पुराने तरीके हैं, और ऐसे भी लोग रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर, जब कोई पार्टी करती है तो पार्टी के नेता मोबिलाइज तो करते ही हैं, स्थानीय नेता मोबिलाइज करते हैं। जगह जगह पे जो ऑलमोस्ट हर 50 फुट के ऊपर कोई झंडा लगा हुआ था, कोई वेलकम मार्च था, ये तो जाहिर है नेताओं ने किया होगा। लेकिन इसके अलावा दो और कैटेगरी थी। एक जो तमाशबीन सिर्फ नहीं, तमाशबीन भी थे, जाहिर है। अगर राहुल गांधी चल रहे हैं
तो राहुल गांधी को देखने के लिए सड़क के इर्द गिर्द तमाशबीन लोग भी खड़े हो गए। अरे भाई देखा नहीं, अरे मिस हो गया, अच्छा कहाँ भीड़ में थे, दिखा नहीं, दिख गया तो बड़े खुश। और कोई जो फूल लेके खड़ा है वो मायूस कि मेरा फूल नहीं लिया गया, अगर ले लिया तो एकदम गदगद। ये सब सामान्य चीजें। लेकिन इस सब के अलावा एक और चीज थी, क्योंकि ये सब मैंने देखे है 40 वर्ष में, इतना देखा है इन चीजों को कि अब उनको देख के फिल्टर करते जाता हूं मैं अपनी आंख से। लेकिन इसके बीच में हर जगह आपको कुछ आंख दिखाई देती थी जो आशा से देख रही। कोई बूढ़ी अम्मा 80 साल की, दांत नहीं जिसके, बैठी हुई, उकड़ू बैठी हुई अपने दरवाजे के बाहर, और यूं करते हुए। वैसे ये बड़ा साउथ इंडियन तरीका है सर हिलाने का, कि मुझे पता नहीं था, पहले मैं सोचता था कि दो ही तरीके हैं सर हिलाने के, ये जिसका मतलब है हाँ, और ये जिसका मतलब है ना। 25 साल पहले साउथ इंडिया में आके पहली बार मैंने देखा कि एक ये भी चीज होती है जिसका मतलब हाँ होता है, लेकिन हमें ना जैसा दिखाई देता है। इस चक्कर में मेरी एक बार बस छूट गई। मैंने पूछा बस यहाँ जाएगी, उन्होंने कहा यूं। मैंने सोचा नहीं जाएगी, छोड़ दिया, पता लगा यही वाली बस थी, वो तो हाँ कह रहा था। कोई बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है जो अपने अपनी बिना दांत की मुस्कान से यूं देखती है। कोई औरत अपने दरवाजे के बाहर, कोई लोग, सामान्य लोग खड़े हुए दरवाजे के बाहर, सड़क के किनारे पे विशेष रूप से आए हुए लोग। बहुत लोगों की आंख में एक चमक। वो चमक क्या है, उसका बहुत ज्यादा भी विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। वो चमक क्या थी, उससे बहुत भारी निष्कर्ष अभी निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन वो सिर्फ तमाशबीन की चमक नहीं, वो सिर्फ ये देखने वाली चमक नहीं थी कि हाँ हाँ ठीक है, कोई पार्टी अपना बड़ा जलसा निकाल रही है। उसमें वो चमक नहीं है। उसके अंदर एक उदासी होती है, ठीक है यार, करो टंटा खत्म करो, अब जाओ ना तुम यहाँ से। लेकिन वो चमक जो देखी एक जगह में, हर जगह कई लोग मिलते थे जिनकी आंखों में वो चमक थी, वो आशा है, एक आशा की किरण। मैं इसको कोई बहुत बड़ा नहीं कहूंगा, बस एक किरण। लेकिन आशा जितनी भी छोटी हो, छोटी चीज नहीं, वो निश्चित देगी। अगर मुझसे सहमत ना हो, जो पत्रकार यात्रा के साथ चल रहे थे, तमाम लोग चल रहे थे, और आजकल तो कैमरा चलता है, हमारे सुहेल भाई देख मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इनका कैमरा भी साथ में चलता है, तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। उस फोटो में देखिए, उन तमाम तस्वीरों में देखिए, एक छोटी सी आशा बनती दिखाई। पहला सच। दूसरा, जब से यात्रा में शामिल होने का मैंने घोषणा की है, और जब से अखबार वगैरह में फोटो छप गई, हाँ भाई यात्रा में हैं, और आमतौर पे जो अखबारों में छपता है, अरे योगेंद्र यादव भी हैं, किसी ने कहा हृदय परिवर्तन हो गया, किसी ने कहा अरे ये तो कह रहे थे कांग्रेस मर जानी चाहिए, देखो अब ये लोग भी वहां पे आ गए हैं, किसी ने कहा पाखंडी हैं, किसी ने कहा वाह क्या बढ़िया हो गया, इत्यादि ये सब बातें चलने लगी। उसके बाद से कई दोस्तों जानकारों के संदेश आए। जो सबसे सुंदर चीज, ऐसा नहीं कि विरोध में नहीं है, वो भी मैं बोलूं, जो सबसे सुंदर बात मुझे लगी कि ऐसे कई साथी जिनसे मैंने समर्थन की उम्मीद नहीं की थी, जिनसे मैंने सोचा था कि वो कहेंगे क्या चक्कर में पड़ गए, क्यों कर रहे हो ये, क्योंकि सबको लगता है ना, हमने लाख स्पष्टीकरण दे दिया है, हमने लाख बता दिया कि भाई हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, हम एक यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, और कल को देश में कोई दूसरा व्यक्ति भी इसी तरह का इनिशिएटिव लेगा, हम उसका भी समर्थन करेंगे, क्योंकि इस वक्त पार्ट दल से ऊपर है देश। और इस वक्त दलीय स्वार्थ, नफा नुकसान छोड़ के किसी तरह से देश बचाने की जो शक्ति है उसके साथ खड़ा हो। लेकिन लोग ऐसा देखते नहीं है, लोग तो ये कहते हैं अरे साहब कांग्रेस के साथ हो गए, देखिए ना अब ये भी कांग्रेस के साथ चले गए, देखो देखो कौन आया, ये सब चीजें चलती हैं। ऐसे में कई साथियों से, जिनसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके साथ से ऐसे मैसेज आएंगे, उनके मैसेज। आज सुबह हमारे साथी श्रीधर जी आए। उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने बयान सार्वजनिक रूप से दिया। श्रीधर जी केरल के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, लेफ्ट विंग माने जाते हैं, और जाहिर है केरल के लेफ्ट विंग में यूडीएफ एलडीएफ के इनके झगड़े के चलते काफी वो है कि अरे कोई कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा वगैरह। श्रीधर ने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया है जो आप शायद देखेंगे भी, जिसमें उन्होंने बताया है
कि क्यों वो इस यात्रा के साथ हैं, मुझे बधाई देने आए, जुड़ने आए कि हाँ, आपने इस यात्रा से जुड़ के ठीक कदम उठाया। एक और बड़े एक्टिविस्ट हैं, नाम मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे अनुमति दी है इन नामों को सार्वजनिक करने की या नहीं। एक और एक्टिविस्ट हैं, कह रहे हैं वॉचिंग वीडियो कवरेज ऑफ भारत जोड़ो यात्रा ऑन द फर्स्ट डे ए हिस्टोरिक स्टेप इन रीमोल्डिंग इंडियन पॉलिटिक्स। अब मैंने उनसे उम्मीद नहीं, वो शिक्षा के सवाल पे आंदोलन करते हैं और आमतौर पे कांग्रेस और कांग्रेस राज के काफी भारी आलोचक रहे हैं मेरी तरफ। वो कहते हैं ए हिस्टोरिक स्टेप, और बाद में सुझाव देते हैं कि तुम लोग लीफलेट क्यों नहीं बांट रहे। बिल्कुल सही बात है, लीफलेट बांटने चाहिए। एक हमारे साथी जो आम आदमी पार्टी के जमानों में हमसे जुड़े थे, उसके बाद राजनीति वगैरह से तौबा कर ली, अलग हो गए, और कई बार मुझे बीच बीच में कहते हैं कि ये क्या तुम बेकार के काम में लगे हो, तुम्हारा तो ऐसा स्वभाव नहीं है, क्यों तुम राजनीति के लायक हो नहीं, छोड़ बोड़ दो, तुम समाज का काम किया करो। उन साथी का संदेश है, आई अप्रिशिएट यू गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस यात्रा, always wanted to see you more active in center stage of national politics, you have a lot to offer। well, वो तो मेरे बारे में है, लेकिन ये कि वो, और उनसे फिर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह की बात रखेंगे। गांधी स्मारक निधि से रामचंद्र राही जी हैं जो अध्यक्ष हैं गांधी स्मारक निधि के, उनकी तरफ से संदेश है जो कहता है लोकतंत्र के उल्टे पिरामिड को सीधा करने की लोक साधना है। वास्तविक लोकतंत्र में लोक के निर्णायक व नियंत्रक भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन आज तो स्थिति यह है कि लोक को याचक बना दिया गया। उसका संवैधानिक अधिकार मतदान द्वारा सत्ता को बदलने बनाने का पैसे से खरीदा जा रहा है। जाति धर्म आदि के संकुचित दायरे में उन्हें बांटकर भरमाया जा रहा है, मत की छीना झपटी हो रही है। इस देश का लोकतंत्र दिनों दिन कमजोर हो रहा है और राज सत्ता में बैठे लोगों द्वारा देश को फासिज्म की अंधी सुरंग की तरफ धकेला जा रहा है। ये रामचंद्र राही जी ने चिट्ठी भेजी है। इस खतरनाक दौर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा आशा की एक सुनहली किरण के रूप में चमकती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ सालों में कई गांधीवादियों ने समर्पण कर दिया। बहुत कोफ्त होती है मुझे देख के कि गांधी जैसे संघर्षशील व्यक्ति के कई अनुयायियों ने इस वक्त संघ का दामन थाम लिया है, कहीं ना कहीं आरएसएस की छतरी के नजदीक नीचे आ गए हैं, और नहीं तो चुप्पी साध ली है। ऐसे में रामचंद्र राही जी जैसे व्यक्ति हैं, आ, कुमार प्रशांत जैसे लोग हैं, पीवी राजगोपाल जैसे लोग हैं, ये लोग खड़े, बहुत अच्छा लगा। परसों फोन आया हमारे साथी, ये तो लिखित संदेश है, इसके अलावा फोन आ रहा है तमाम तरफ से। हमारे साथी कॉमरेड दिलीप सिंह, मैंने कभी कभार उनका जिक्र किया था, 19 महीना जेल में थे इमरजेंसी के खिलाफ। उनका फोन आया, क्या योगेंद्र मेरी उपयोगिता है क्या इस यात्रा के लिए, वो तो बता देना, आ जाऊंगा। वो थोड़ा कड़क बोलते हैं और कोई 3 वाक्य में कड़वी बात बोले बिना बोलते, लेकिन वो व्यक्ति जो 19 महीना जेल में रहा था इमरजेंसी, जिसके पास पूरे जीवन भर कांग्रेस को नफरत करने का पूरा कारण, वो व्यक्ति फोन करके कहता है आज मैं इस यात्रा में जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष देश बचाने की संघर्ष था, उसी तरह से आज देश बचाने का संघर्ष है। मुझे हैरानी होती है ऐसे लोगों की बात सुन के जो कहते हैं अरे साहब पहले तो आप कांग्रेस के खिलाफ थे, अब आपका कैसे सिद्धांत बदल गया। किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में होना सिद्धांत नहीं होता। सिद्धांत आपके न्याय सिद्धांत होता है, अधिकार सिद्धांत होते हैं, संवैधानिक सिद्धांत होते हैं, स्वतंत्रता सिद्धांत होती है। जो उसके पक्ष में है हम उसके साथ, जो उसके खिलाफ है उसके खिलाफ है। तो दूसरा संदेश ये कि एकाकीपन टूट रहा है, जो अकेलेपन की चुप्पी है वो टूटनी शुरू। पिछले कुछ दिनों की बीजेपी के पूरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि ये एक माइंड गेम है। बार बार मैं कहता हूँ मोदी जी एक माइंड गेम खेलते हैं, जिसमें जो कोई उनके साथ है, छोटा है, कुछ नहीं कर रहा, वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है, और जो उनके खिलाफ है, जो उनके गलत काम के खिलाफ खड़ा होता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। अपने घर में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सड़क पे, रेल में, बाजार में अकेलापन महसूस होता है। पिछले 4 दिन से जो मैंने देखा है वो इस एकाकीपन की चुप्पी को तोड़ने की शुरुआत है।
फिर ऐसा मत समझिएगा कि कोई एकाकीपन खत्म हो गया है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि पूरा देश खड़ा हो गया है। ये सब बातें 4 दिन में कहना बेकार होगा। लेकिन उस एकाकीपन को तोड़ने की शुरुआत इतने मित्र फोन करके बता रहे हैं, ये किया, अच्छा किया, ऐसे किसी कदम की बेहद सख्त जरूरत थी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं, आलोचना भी हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक युवा साथी ने, अभी हमारे संगठन के साथ पिछले कुछ ही समय से जुड़े, साल 2 साल से, उन्होंने बड़ा कड़क तरीके से लिखा, भारत जोड़ो रैली के समर्थन में आपके तर्कों को सुना, लेकिन मैं वैचारिक और व्यवहारिक रूप से उनसे सहमत नहीं। खेद के साथ बताना चाह रहा हूं कि मुझे यह कदम स्वराज की आत्मा के विरुद्ध लग रहा है, इसलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। हमारे युवा साथी ने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सीधा मुझे लिखा। और मुझे विश्वास है कि जिस साथी ने, उनसे बात भी करूंगा, बैठ के सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन जिस साथी में अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए इतना आग्रह कि हाँ मैं अपनी बात, मेरे सीनियर लोग होंगे संगठन में लेकिन उनके सामने मैं अपनी बात रखूंगा, जो अपनी आत्मा की स्वतंत्रता की इतना कद्र करता है, वो साथी इस देश की आत्मा की स्वतंत्रता का गला घोंटने की जो कोशिश हो रही, उसके खिलाफ एक साथ खड़े होने की भी कद्र करेगा, उस तर्क को भी समझेगा। समझेगा नहीं तो और बात करेंगे। तो ये था दूसरा सबक। लेकिन मैंने 2.5 सबक की बात, तो तीसरा तीसरा क्यों नहीं, ढाई क्यों? इसलिए कि वो आधा है। 4 दिन में बाकी दो चीजों का तो मुझे झलक मिली, लेकिन स्पष्ट थी झलक। जो तीसरी बात है वो अभी गर्द में है, अंधेरे में है, कुछ धुंध में है, लेकिन बीच बीच में दिखाई देती है, ऐसा एहसास होता है कि वो, और वो क्या है? एक लौटता हुआ आत्मविश्वास। आत्मविश्वास उन लोगों में जो समझते हैं कि आज इस देश में जो हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। पिछले 4 दिन से यहाँ हूँ, जाहिर है जन आंदोलनों के हम जो लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भारत यात्री हैं, कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। अधिकांश सामान्य कार्यकर्ता आके कहते हैं आप लोग हमसे जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा विश्वास बढ़ता है इससे कि कुछ किया जा सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक्चुअली हमारे से विश्वास आ रहा है, मगर ये बात कि कोई पार्टी से बाहर का व्यक्ति आके हमारी बात को सही कह रहा है। देखिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन दुनिया में हर व्यक्ति मैटर करता है। मैंने नहीं, मेरे परिवार ने नहीं, बाहर वालों ने भी कहा, मेरे गांव वाले सिर्फ मेरे गांव की तारीफ नहीं करते, बाहर वालों ने भी ये कहा। ये बात मैं अब इस यात्रा के साथियों में, जो चल रहे यात्री, उनमें देखता हूँ, नेताओं में भी बीच बीच में देखता हूँ, एक लौटता हुआ आत्मविश्वास। मगर जैसे मैंने कहा, ये अभी आधा है, इसको मैं अभी पूरा बोल नहीं पाऊंगा, 3 सबक नहीं बोल पाऊंगा, 2.5 सबक ही बोल पाऊंगा, क्योंकि ये दिखता है फिर कहीं चला जाता है। और मैं समझता हूं, जैसा मैंने अभी कहा, मोदी जी की सफलता का राज यही है कि सब लोग मान के बैठे हैं कि भैया 224 तो जीतेंगे ही, अब कुछ आप कर नहीं सकते। मैं कई बार गणित करके दिखाता हूँ कि भैया हालत बड़ी पतली है उनकी। जो उनसे स्थिति देखता हूँ, देश की क्या स्थिति, हाँ हाँ देश की स्थिति खराब है, गणित तो आप ठीक बता रहे हो यादव जी, लेकिन आएगा तो। ये माइंड की, जो विरोध कर रहे हैं उनका हौसला पस्त, और जो उनके साथ हैं वो मस्त। क्या ये बदलेगा? मुझसे लोग फोन करके कहते हैं क्या यात्रा सफल हो रही है, क्या यात्रा अपना उद्देश्य हासिल कर रही है? मैं बार बार इतना ही कहता हूं, आप यात्रा के उद्देश्य को बाहर मत देखिए, क्योंकि सब लोग केवल चुनाव, गणित, गुजरात का चुनाव, हिमाचल पे क्या असर होगा, गुजरात में तो होके नहीं जा रही, हिमाचल पे क्या असर पड़ सकता है, अच्छा कर्नाटका में कितना लगा रहे हो, कितनी सीटें, ना, ये मत देखिए। यात्रा के असर को यात्रा के बाहर मत देखिए। सबसे पहले दुनिया बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी। अगर हम आज इस देश में जो हो रहा है, आज भारत के स्वधर्म पे जो हमला, अगर उस हमले को बचाना चाहते हैं,
तो सबसे पहले हमें भारत के स्वधर्म को धारण करना है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलने की शुरुआत करनी है, और उस खुद को बदलने का पहला कदम है ये मानना कि हाँ, चीजें बदल सकती हैं। क्या ये हासिल हो गया? अभी नहीं। क्या इन 125 यात्रियों में हो गया जो शुरू से आखिर तक चलेंगे? शायद नहीं, वक्त लगेगा। लेकिन इसकी शुरुआत में देखता हूं, जिस दिन ये जो 2.5 संदेश 2.5 से 3 हो जाए, यानी कि ये आत्मविश्वास भी आ जाए, तो आप समझिए ये यात्रा का पहला बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यात्रा के साथ रहूंगा जब मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं यात्रा के साथ जिन दिनों रहूंगा उसके बीच बीच में आगे जाके एडवांस प्लानिंग में शामिल रहूंगा। कर्नाटका में मैसूर, बेंगलोर, दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, सब जगह मीटिंग्स लगी हैं। बीच बीच में मीटिंग्स के लिए भी बाहर जाता रहूंगा, लेकिन वापिस यात्रा में आता रहूंगा। जब मैं नहीं रहूंगा कोई और साथी रहेंगे। आप तक इसकी डायरी, इसकी रिपोर्ट पहुंचती रहेगी, ताकि ये यात्रा हम सब की मानस यात्रा, विचार यात्रा भी बन सके। आज संडे में इतना ही। केरल की खूबसूरती और हरियाली का 15 सेकंड और मजा लीजिए। जरा देखिए कितनी सघन सुंदर हरियाली।